हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है रीट 2021 लेवल 2 सामाजिक विज्ञान विषय से जो यूनिट वाइज हमारे वीडियो चल रहे हैं उसमें यूनिट 4 का पहला भाग लेके आए हैं भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। तो इस वीडियो में हम चौथी यूनिट के जो प्रश्न है महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित है उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इकाई 4 भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यूनिट वाइज हम चल रहे हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इनमें से हमें कूट का चयन करके आंसर देना है कौन कौन से शब्द हैं इनमें से जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये शब्द है। तो यहाँ पे कै और गै ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बनेगा कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता है ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। आप सभी जानते हो 42वां संविधान संशोधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया संशोधन अब तक पारित सभी संशोधन में सबसे अधिक व्यापक था, सबसे अधिक बड़ा था। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 कै और 14 कै और 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया था और 52 अनुच्छेद में संशोधन भी किया गया था। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। यानी जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत अधिक व्यापक है। उसमें बहुत अधिक संशोधन किए गए थे, 2 नए अध्याय भी जोड़े गए थे, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। और इस संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हम प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, कौन सा अनुच्छेद आप बताइए। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 13। तो कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार हमें देता है वो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या लोक कल्याण। तो कौन सा शब्द है वो संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ये पूछा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो आप सभी जानते हो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये तो सभी जोड़े गए हैं संविधान की उद्देशिका में, जबकि लोक कल्याण है ये शब्द इसका उल्लेख नहीं है, तो ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपकी नज़र में तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार की तो उनसे आप शेयर कर सकते हो ताकि वो यूनिट वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है टॉपिक वाइज है उनके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है इनमें से। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और उन स्मारकों की रक्षा करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सभी है राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम इसमें से सही है ये हमें पता लगाना है। तो हमें आपको बता देता हूँ, इसका जो सही क्रम होता है वो होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आ गया संप्रभुता हो गई, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और उसके बाद गणतंत्र। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ये जो क्रम है हमारी प्रस्तावना में है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व यानी प्रभुत्व संपन्न हो गया। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस प्रकार से ये इसका यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये यहाँ से दिया गया क्रम, तो ये हमको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में
लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्दों से। तो अभी मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इस प्रकार से हम भारत के लोग शब्दों से ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, उसका सुधार करे। तो कौन से अनुच्छेद में ये है कि नागरिक का ये कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे, उसका सुधार करे? तो अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 क में ये पर्यावरण की संरक्षण और सुधार का कर्तव्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता? तो यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता है, इसका उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में, बाकी सभी स्वतंत्रता में दी गई है। ये आर्थिक स्वतंत्रता है, इसका वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को संजोए रखें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है उनका विचार कौन से संविधान से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान, रूस का संविधान, या फ्रांस का संविधान? तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से, जिसको हम कह सकते हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं, यानी वर्तमान में रूस जिसको कहा जाता है, रूस के संविधान से ये लिए गए हैं। तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है वो उनकी संख्या 11 है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है गलत है, यानी कौन सा कथन है इसमें से गलत है, ये हमको पता लगाना है। तो पहला है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा है, मूल कर्तव्य अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत ये हो जाएगा, पहला मूल कर्तव्य है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये गलत है कि मूल कर्तव्य वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं होते हैं। यहाँ हमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। हमें इन पुटों का प्रयोग करके और यहाँ इनका मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, अवधारणा है, और उनको कौन से देश से लिया गया है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मूल अधिकार है जो हमारे संविधान में मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। फिर शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली ये ली गई है सोवियत संघ से। तो यहाँ पे यू किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ये शासन की संसदीय प्रणाली किससे ली गई है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम। अगला है आपात संबंध है, जो आपातकालीन जो प्रबंध है, आपातकालीन प्रबंध लिए गए हैं वो लिए गए हैं जर्मनी से, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए हैं आयरलैंड से। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे सही ऑप्शन बैठेगा। तो ये ऑप्शन है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, मौलिक कर्तव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो नया जो अध्याय जोड़ा गया था वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है कि अधिक कठोर और अधिक लचीले दोनों के मध्य एक संतुलन है भारतीय संविधान। BR अम्बेडकर, MP पायली, एलेक्जेंडर विक्स, या केसी ह्यूयर। तो ये कथन जो है ये केसी ह्यूयर का ही है। राइट आंसर हो जाएगा द केसी ह्यूयर। कठोर संविधान वो होता है जिस संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन होती है, कठोर संविधान कहलाता है। और विश्व का सबसे कठोर संविधान वो अमेरिका का है। और लचीला संविधान जिसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल होती है, वो लचीला संविधान कहलाता है। और विश्व का सबसे लचीला संविधान है वो है ब्रिटेन का। ये आपको याद रखनी है कि सबसे कठोर संविधान तो अमेरिका का है और सबसे लचीला संविधान है वो है ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है।
भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, ये भी ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। तो भाग 5 मूल कर्तव्य, ये यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा कि भाग 5 है वो मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? हमारे जो राष्ट्र का नाम किस नाम से है? भारत और इंडिया नाम से। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ये भारत और इंडिया है, इन्हीं दो नामों से उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी या सरकारी आयोग? तो यहाँ संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए जो कमेटी ने प्रस्तावना जो संस्तुति की थी वो की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। और समिति का विचार ये था कि जहाँ संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार का प्रावधान है, वहीं उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, यानी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उनमें उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य है वे एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी को उसको पता होगा आंसर, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? बताइए जल्दी से आप कमेंट में कि भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य गठित हुआ था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? बताइए जल्दी से। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश है वो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित हुआ था। अगला है, भारत के संविधान की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? उद्देशिका में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है इसका उल्लेख हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। किसमें मिलेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी हमारा भारतीय संविधान है उसमें इकहरी नागरिकता ली गई है, तो यानी केवल एक ही नागरिकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सबके पास नागरिकता जो है वो भारतीय है, यानी केवल एक सिंगल नागरिकता है। तो ये जो विशेषता है इकहरी नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या आयरलैंड से? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिए गए हैं इकहरी नागरिकता। आपको बता दो ब्रिटेन से कौन कौन सी ली गई हैं इकहरी नागरिकता? विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये जितने भी कंसेप्ट है, जितनी अवधारणा है, ये जो मैंने आपको बताई, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिट वाइज है, तो आप इनको ज़रूर आप देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न हम करते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किसमें? उद्देशिका में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो ये मूल कर्तव्य में लिया गया है, ठीक है ना। ये उपबंध किस में है? मूल कर्तव्य में है। ये मूल कर्तव्य हमारा कि हम भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार है वो कौन सी संविधान से लिया गया है? इटली के, कनाडा के, फ्रांस के या यूएसए के? उद्देशिका का जो है उद्देशिका ये हमें यूएसए के संविधान से मिली है। ये विशेषता हमने कहाँ से ग्रहण की है? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो थे संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? यानी अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, 29 या 30? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान है कि कोई भी राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर इनकार
नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार के द्वारा नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है और अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 29 में केवल नागरिकों को अधिकार है और अनुच्छेद 30 में दोनों को ये अधिकार है, चाहे वो नागरिक हो या नहीं हो। किसी को भी केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 8 जुलाई 1946, 14 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा उसकी पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप सभी जानते हो कि संविधान सभा यानी संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था और लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको फिर लागू किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है सभी। नेक्स्ट है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मूल अधिकार में से कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठन हुआ क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा या बेवल योजना द्वारा? तो भारतीय संविधान सभा है इसका जो गठन है वो कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन जो योजना है उसी के तहत संविधान सभा गठन हुआ था। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आगे चलते जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है वो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? मीडिया है जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 22 या 31? उसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है वो प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है कि किसी भी को भी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 क्या है? भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि अपने विचारों, दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। और इसमें अभिव्यक्ति शब्द है, इसका क्षेत्र जो बहुत व्यापक हो जाता है कि विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जिस भी किसी प्रकार से, किसी भी साधन से, किसी भी माध्यम से विचार करने की जो स्वतंत्रता है वो इसके द्वारा दी गई है, वो सभी अभिव्यक्ति के शब्द के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रमुख संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वी.एन. राव या कृष्ण स्वामी अय्यर? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे वी.एन. राव। कौन थे? वी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के प्रमुख संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है या सांविधिक अधिकार है, ये इनमें से। तो ये जो अधिकार है शिक्षा का ये मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये शब्द मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976, इसके द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसी को संविधान का हृदय और संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है और इसी की महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय के शरण में जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? केटी शाह, गोविंद वल्लभ पंत, हृदयनाथ कुंजरू या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष को बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक है, वैधानिक है या कानूनी है? तो संपत्ति का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधानिक। नेक्स्ट है,
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? नेहरू द्वारा, सरदार पटेल द्वारा, अंबेडकर द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अधिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से और संरक्षण प्रदान करता है, तो ये हमारा अनुच्छेद 20 यहाँ करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 20 है, वो इससे संबंधित है। किसी भी अपराधी को कोई भी दोहरा दंड नहीं हो, उससे संरक्षण मिलता है। और इसी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया जाता है, उन्हें 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। एक तो कार्योत्तर विधियों का संरक्षण है, दोहरे दंड से संरक्षण है और आत्माभिसंसन से संरक्षण है। इसी क्रम में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी का कारण है वो भी बताया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यूके का संविधान या कनाडा का संविधान? तो संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव वो था 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? बताइए जल्दी से। समानता का अधिकार, संपत्ति का या धर्म की स्वतंत्रता का या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का? तो अनुच्छेद 25 है वो है धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25। अगला है, कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है? कौन सी स्थिति में अपनी नागरिकता खो सकता है? नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता के परित्याग से, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर? उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, नागरिकता से वंचित किए जाने पर भी, और स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे तो भी ऐसा हो सकता है, और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी वो यहाँ की भारतीय नागरिकता हो सकता है। तो ये सभी यहाँ उपयुक्त कारण हो जाएंगे। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में क्या है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार ये है, ये केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अन्यथा इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। केवल आपातकालीन स्थिति में ही इनको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में 1 बार, 4 बार, 6 बार या संशोधन नहीं हुआ? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में केवल 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? कि जो सिख है वो कृपाण यानी तलवार रख सकते हैं, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 का जो खंड 1 है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, जिसके तहत वह अपनी इच्छानुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित करता है। और धर्म को मानने से तात्पर्य है निर्बाध रूप से, निर्बाध मतलब बिना किसी रोक टोक से और खुलकर अपने आस्था और विश्वास की घोषणा करना। और धर्म के आचरण से अभिप्राय है अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना और कर्तव्यों का पालन करना और अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना। ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी अस्पृश्यता को हटाने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 या 18? तो अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद 17 है, याद रखना है। ये सारे अनुच्छेद आपको मेन है, ये याद रखने हैं। अनुच्छेद 17 है, 17 जो अस्पृश्यता से संबंधित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? 370 तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सभी आपको पता है धारा 370 लगी हुई थी। ये धारा 370 का संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, जो अब हट गई है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको कब समाप्त कर दिया गया? उसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा है वो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत का जो मूल संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संशोधन के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 में वर्णित था और अब संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के तहत एक विविध अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन की कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? दोहरी सरकार, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता। तो कौन सी विशेषता संविधान में, भारतीय संविधान में नहीं है? तो आप सभी जानते हैं दोहरी नागरिकता ये नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में केवल इकहरी नागरिकता ली गई है, केवल भारतीय नागरिकता, तो केवल इकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। बाकी दोहरी सरकार है, हमारे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, वो ही मूल अधिकारों का रक्षण करता है। अगला है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? संसदीय प्रजातंत्र कौन से देश से प्रभावित है अपना? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान? तो संसदीय लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, 17, 21 या 22? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा है और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत की गई है। इसमें की गई है अनुच्छेद 22 में। ये भी आपको याद रखना है, मैंने भी आपको बताया था। अनुच्छेद 22 है, इसके अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में 24 घंटों के भीतर पेश करना होगा और उसका प्रमुख उद्देश्य है अवैध गिरफ्तारी को रोकना। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? उत्तरदायी शासन की स्थापना किसके अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1919 के अधिनियम, 1935 के, 1858 के या 1947 के? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। याद रखना, उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। और हमारा जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये भी बात आपको याद रखनी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सभी के। किसी कोई डाउट हो कमेंट में अवश्य लिखें। नेक्स्ट है, संविधान निर्माती सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? अभी प्रश्न आया था पहले, आप बताइए इसको। संविधान निर्माती सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको बता देता हूँ, राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखना आपको, संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, सभी जानते हो। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत अधिनियमित हुआ था, यानी बनकर तैयार हुआ था और उसको आत्मार्पित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? यानी किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसा स्थिति जम्मू कश्मीर के लिए हो सकती है क्योंकि ये उसको अलग ही अधिकार प्राप्त है, इसलिए यहाँ पे राज्यपाल शासन लागू करने का संविधान का प्रावधान है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता? मैंने अभी बताया कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, पाबंद किया जा सकता है, लेकिन कौन से अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता है? तो है अनुच्छेद 20 और 21। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21 का राइट आंसर हो जाएगा। कि अनुच्छेद 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित किया जा सकता है, लेकिन जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है इसका भी स्थगन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, बिल्कुल सही है, प्रजातांत्रिक पद्धति है हमारे। मूल अधिकार करते हुए इनका भी वर्णन है संविधान में। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये कोई विशेषता नहीं है अपनी भारतीय संविधान की। स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो यहाँ ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान में वर्णित
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके प्रेरित है? राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति की व्यवस्था है किसके प्रेरित है? आपातकालीन शक्तियाँ 1935 के भारत शासन सुधार अधिनियम से, अमेरिका से, सोवियत संघ से या जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो आपातकालीन शक्ति है वो जर्मनी से ली गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकालीन शक्तियाँ या आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अभी वही प्रश्न आगे आप देख सकते हो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। कब किया गया था? मैंने भी बताया था कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, जब ये बनकर तैयार हो गया था उसी समय इसको संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है, याद रखना। अनुच्छेद 23 है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23(1) के द्वारा मानव का दुर्व्यापार, बेगार, इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, ये सब प्रतिनिषिद्ध कर दिया गया है और इसका उल्लंघन है वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और अस्पष्ट है उसको एक दंडनीय अपराध माना गया है। और अनुच्छेद 43 द्वारा प्रदत्त संरक्षण राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध भी और व्यक्ति के विरुद्ध भी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संशोधन, संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? बताइए जल्दी सी। 370, 360, 356 या 368? तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित, आप सभी जानते हो। 360 वित्त आपात है। अनुच्छेद 356 ये सभी आपातकालीन उपबंध है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन। अगला है किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशित तत्वों को या न्यायिक पुनरावलोकन को। तो संविधान की जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की सूची में है। तो भाषाओं का उल्लेख 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या पट्टाभी सिद्धारमैया? तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। अगला है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश को माना जाता है? यानी नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से संविधान से लिए गए हैं? कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका या फ्रांस? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमारी भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है गणतंत्र के रूप में। गणतंत्र आप सभी जानते हो, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर और निर्वाचित होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? यानी गणतंत्र देश वो कब बना था? जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है और इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? अभी इसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। कितनी भाषाएं हैं? 22। नेक्स्ट है 2 या अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य और संसद या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण है, इसका अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। संसद ऐसा कर सकती है बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के अनुशंसा पर की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 की, यहाँ नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया था, ये इसका उल्लेख है भारतीय संविधान किस भाग में मिलता है? मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या सभी में? तो ये प्रस्तावना में है। पंथ निरपेक्ष शब्द है
किसमें है? प्रस्तावना में, या जिसको उद्देशिका कहते हैं, संविधान की उद्देशिका है, इसमें है। ये बाद में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द है, ये बाद में जोड़े गए थे प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष तक, अनिश्चित, या 65 वर्ष की आयु तक। तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है, भारत एक गणराज्य है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि गणराज्य, गणतंत्र, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ मैं आंसर बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, वंशानुगत ना होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है, कौन से अनुच्छेद के तहत विवेकाधिकार प्राप्त है? तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 163 है। अनुच्छेद 163, इसके तहत राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है। कैसे? कि राज्यपाल को कुछ विवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी कर सकता है। यानी वैसे तो आप सभी जानते हो, सभी कार्य मंत्रिपरिषद की जो परामर्श ही करता है, लेकिन यहाँ अनुच्छेद 163 में उसको कुछ विवेकाधिकार शक्ति दी गई है, जिसके तहत वह बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के भी कर सकता है। वह कुछ कार्य मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी कर सकता है, और उसकी विवेक की शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। कब किया गया? अभी मैंने बता दिया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों कितने हैं? तो संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत। कौन सा शब्द है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, विकेंद्रित शब्द है, ये प्रस्तावना में शामिल नहीं है। जबकि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, और लोकतांत्रिक, ये शब्द प्रस्तावना में शामिल है। और ये जो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के बजाय विधिक अधिकार की संज्ञा दी गई? ये संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया और बाद में उसको एक विधिक अधिकार बना दिया। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा हुआ? ये 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति का जो अधिकार है, इसको मूल अधिकार की बजाय विधिक अधिकार बनाया 44वें संशोधन के द्वारा। 44वां जो संविधान संशोधन था, उसके द्वारा बनाया गया था। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन था संपत्ति का अधिकार का, और इसको अनुच्छेद 300 में कर दिया गया, केवल विधिक अधिकार इसको बना दिया गया था। नेक्स्ट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद की तरफ प्राप्त है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये हमें अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। किसके तहत है? अनुच्छेद 21 में हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता को समाप्त कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अभी मैंने बताया था, अनुच्छेद 17 है, वो अस्पृश्यता से संबंधित है। याद रखना है, अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद 17। तो यहाँ इस अनुच्छेद के तहत इसको समाप्त किया गया। बलात् श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबद्ध किया गया था? बलात् श्रम को अनुच्छेद 22, 23 या कोई नहीं, तो बलात् श्रम को है अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अतः यहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी वो किसी भी धर्म का पालन करे, उसका अभ्यास करे, उसका प्रचार करे, उसकी स्वतंत्रता उसको प्राप्त है अनुच्छेद 25 के तहत। तो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की सुरक्षा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कौन सा लेख जारी कर सकता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उपयुक्त सभी। तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय है वही सभी जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जारी कर सकता है, परमादेश भी कर सकता है और प्रतिषेध भी कर सकता है। ये सभी न्यायालय द्वारा जारी की गई विशिष्ट विधि है। अगला है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 42वां संशोधन, 52वां, 61वां या 86वां। तो शिक्षा के अधिकार से जो संबंधित है वह 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है?
86वां संशोधन है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य वो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ हमारा हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। कौन सा हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो मतदान का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार है, मतदान करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक अधिकार ही है। तो जितने प्रश्न सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को आपको कवर कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अभी भी पहले भी मैंने बताया था, प्रश्न पहले भी आ चुका है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारा जो मूल अधिकार है वो 44वें संशोधन के बाद कितने हो चुके हैं? तो 44वें संशोधन के बाद मूल अधिकार कितने हो गए? 6 हो गए हैं। संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है और उसको केवल एक विधिक अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट, आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, या सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर है? सर्वोच्च न्यायालय पे निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया था? तो शिक्षा का जो अधिकार है ये कानून है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। याद रखना, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का जो अधिकार है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का समान संरक्षण याद रखना, ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो विधि के जो समान संरक्षण है ब्रिटेन से लिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था विधि के समान संरक्षण है, ये विधि निर्माण प्रक्रिया है, ये सभी संसदीय व्यवस्था है, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रभुता बनाए रखने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संविधान द्वारा कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये संरक्षण कौन कौन सा प्रदान किया गया है? अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तार के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो यहाँ उपयुक्त सभी संरक्षण प्रदान किए गए हैं, यानी ये सभी है ऐसा संरक्षण है उसको प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन द यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेद में उसका वर्णन है? तो कुल 4 अनुच्छेद में है। 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा परमादेश की रीट कब जारी की जाती है? किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए, किसी भी लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देने के लिए परमादेश जारी की जाती है। नेक्स्ट है, उत्प्रेषण की रीट कब जारी की जाती है? उत्प्रेषण तो ये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चलने वाली किसी कार्रवाई की वरिष्ठ न्यायालय में भेजने हेतु ये होती है उत्प्रेषण। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ऐसे प्रस्ताव को दंडनीय अपराध मानने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय? तो ये अधिकार भारत की संसद के पास है और किसी के पास नहीं है, भारत की संसद के पास ही ये अधिकार है कि इस प्रकार के कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार का वर्णन संविधान किन अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 है, इसमें विभिन्न प्रकार की समानताओं का अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठन का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, या किसी भी देश में घूमने रहने का अधिकार? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। 44वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय प्रयोजनों को समाप्त करने के लिए पारित किया था।
नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है? संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि संप्रभुता है वो भारत के लोगों में निहित है, या राजनीतिक दलों में निहित है, या लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो प्रस्तावना है उसमें जो ये शब्द है हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य ये है कि जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट है, भारत में आम नागरिक को राष्ट्रध्वज फहराने पर पाबंदी हटाने की जो संस्तुति है यानी सिफारिश है वो किसने की थी? केलकर समिति, पीडी सेनाई समिति, बख्शी समिति या मानसेलकर समिति? तो ये की थी पीडी सेनाई समिति ने। जो आम नागरिक पर राष्ट्रध्वज फहराने पर जो पाबंदी थी उसको हटाने की सिफारिश किसने की थी? पीडी सेनाई समिति ने की थी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जबकि 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 101% यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम इतने % देख चुके हैं, 101। आगे के पार्ट में हम शेष बचे हुए इस यूनिट के बाकी बचे हुए सभी MCQ हम देखेंगे।